हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए जो आपको सिलेबस दिया गया है एग्जैक्ट सिलेबस वाइज क्लास करने जा रहे हैं। तो आप लोग कृपया इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, पूरी क्लास देखिएगा। आज हमने जो आपके सिलेबस में पहला टॉपिक दिया गया है इतिहास के सब्जेक्ट में सिंधु घाटी सभ्यता, तो वहाँ से आज स्टार्ट करेंगे। आपको जो इतिहास के लिए जद्दोजहद करना है वह 5 नंबरों के लिए करना है, और उसके लिए हमको जो प्राचीन इतिहास से 13 टॉपिक पढ़ने होंगे, तो आपको हम वही पढ़ाएंगे जो एडिटिज पेपर में पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक क्लास को देखते चलिएगा, और जहाँ पर समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो पर डे ये क्लास से आपको मिलेंगे, और इसके बाद जो हमारी ये क्लास और चल रही है यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए, वह प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है। तो वो जब आएगी तो उसको भी देखना ना भूलें। वह सप्ताह में आपको एक दिन प्रैक्टिस सेट की क्लास मिला करेगी। उसके बाद जो हिंदी का भी हम सिलेबस वाइज लाने के प्रयास करेंगे। तो आप लोग जो आज हम लेके आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके एक ही वीडियो में कवर कराने की हम कोशिश करेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। तो चलते हैं, आज ये हमारी पहली क्लास है यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए, जिसमें हम आपको सिलेबस वाइज कवर करवाएंगे। ये यूट्यूब का पहला चैनल है जहां पर आपको एग्जैक्ट जितना सिलेबस में बताया गया है उतना ही यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए करवाया जाएगा। अगर आप लोग उतना ईमानदारी पूर्वक करके जाते हैं तो आप 100% पेपर में क्वालिफाई करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास आपके लिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता में कि आपको लोग बताइए कि सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल एवं उत्खननकर्ता कौन थे। तो यहाँ से आपके पेपर में जो प्रश्न बनता है वह एक प्रश्न सभी पेपरों में यूपी ट्रिपल एससी के पेपर के अलावा भी जितने भी इंडिया में पेपर होते उन सभी में एक प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना रहती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक तरफ आपको दिया गया है प्रमुख स्थल, उसके बाद आपको दिया गया है उत्खननकर्ता एवं खोजकर्ता, और ये कब खोज की। तो पहला जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वह है हड़प्पा। जो हड़प्पा है, हड़प्पा की खोज जो दयाराम साहनी ने 1921 में किया। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो दयाराम साहनी है वह किसके निर्देशन में खुदाई की थी, तो यह जॉन मार्थल के निर्देशन में खुदाई की थी। उसके बाद इसी जो हड़प्पा है इसी के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए देखिए, अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का आप लोग पहले अर्थ समझिए। जो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है वह होता है मृतकों का टीला। जो मोहनजोदड़ो की खोज है वह राखाल दास बनर्जी ने की थी, और यह कब की थी, तो 1922 में की थी। इसके लिए आप लोग एक ट्रिक याद कीजिए। यहाँ पर जो है तो यहाँ पर लिख दिए HDR। इसके लिए हड़प्पा, दयाराम साहनी, और जो है यहाँ रावी नदी के किनारे है वहीं पर इसमें लिख दिए MRS। जो है मोहनजोदड़ो, राखाल दास बनर्जी और सिंधु नदी। तो आप लोग इसे याद कीजिएगा, HDR और MRS। अब हम चलते हैं, देखते हैं आगे देखिए रोपण जो है यह पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। तो जो रोपण की खोज है वह यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 55 में की थी। उसके आगे आप लोग देखिए जो लोथल है, लोथल यह सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, जिसे आप बंदरगाह भी कहते हैं। तो इसकी जो लोथल की खोज है वह SR राव ने 1954 से 55 के मध्य की थी। उसके आगे देखिए कालीबंगा। जो कालीबंगन का अर्थ होता है वह होता है काली चूड़ियाँ। तो जो कालीबंगा की खोज है वह BB लाल, और इनके साथ एक और लोग आपको देखने को मिल सकते हैं BK थापर। तो आप लोग और इंडिकेट कीजिएगा। जो कालीबंगा की खोज है वह BB लाल और BK थापर ने 1961 से 69 के बीच में की थी। उसके आगे देखिएगा रंगपुर है।
तो रंगपुर से, यहीं से हमको चावल के भूसी के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो रंगपुर से आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। जो रंगपुर की खोज है वह एम.एस. वत्स ने की थी। रंगपुर की खोज एम.एस. वत्स ने की थी और यह कब की थी? 1934 से 35 में। उसके आगे देखिएगा जो चन्हू दड़ो है, आप लोग यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि चन्हू दड़ो की खोज N.G. मंजूमदार ने की थी और कब की थी? 1931 में की थी। उसके आगे देखिएगा सुरकोटदा। सुरकोटदा की जो खोज है वह J.P. जोशी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि J.P. जोशी का फुल फॉर्म क्या है, तो इनका नाम है जगपत जोशी। जो सुरकोटदा की खोज है वह जगपत जोशी ने की थी और कब की थी? 1964 में। उसके आगे देखिएगा बनावली। जो बनावली है, यहीं से आपको जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो जो बनावली की खोज है वह R.S. बिष्ट, यानी अगर आपसे R.S. बिष्ट का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इनका जो R.S. बिष्ट का फुल फॉर्म है वह है रविंद्रनाथ बिष्ट। जो R.S. बिष्ट ने 1974 से 77 के मध्य में बनावली की खोज की थी। उसके बाद देखिएगा जो आलमगीर है, आलमगीरपुर, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। जो आलमगीरपुर है वह सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वह सबसे पूर्वी स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है और यह हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। और जो आलमगीरपुर की खोज है वह यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की थी। उसके बाद देखिएगा जो कोट दीजी है, कोट दीजी की जो खोज है यह आपसे पेपर में पूछा गया है और आगे पूछा भी जाएगा। जो कोट दीजी की खोज है वह फजल अहमद खान ने की थी। या कब की थी? 1957 से 58 के मध्य की थी। उसके बाद देखिए जो सूत का गैंडोर है, जो सूत का गैंडोर है यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा कि जो सूत का गैंडोर है वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है और इसकी जो खोज है सूत का गैंडोर की वह R.L. स्टाइन ने 1927 में की थी। उसके बाद देखिएगा जो मांडा है, मांडा जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिएगा कि जो मांडा है वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो मांडा है वह जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे पर स्थित है। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। जो मांडा है उसकी खोज जगपत जोशी ने की थी और यह कब की थी? 1982 में। उसके बाद देखिए जो बालाकोट है, बालाकोट, ये सभी जो स्थान है बालाकोट यह जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में पड़ता है। बालाकोट जहां पर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की थी, तो वह भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो जो बालाकोट है इसकी खोज जो है जॉर्ज एफ डेल्स ने की थी और कब की थी अगर आपसे पूछा जाता है तो 1973 से 76 के मध्य में की थी। उसके बाद आगे देखिए जो धौलावीरा है, बहुत ही चर्चित स्थान है धौलावीरा। तो जो धौलावीरा की खोज है वह जगपत जोशी ने की थी और कब की थी अगर आपसे यह पूछा जाता है तो आप लोग बताइएगा कि 1957 से 58 के मध्य में जगपत जोशी ने धौलावीरा की खोज की थी। उसके आगे देखिए जो मिताथल है, आप लोग शायद तो इसका नाम सुने भी नहीं होंगे, या UPPCS में पूछा गया है और यह IS प्री में भी पूछा जा चुका है कि मिताथल, इसकी खोज किसने की। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि मिताथल की खोज किसने की तो आप लोग बताएंगे सूरजभान। और कब की? 1968 में। उसके आगे देखिएगा राखीगढ़ी, यह वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। जो राखीगढ़ी है इसकी खोज सूरजभान द्वारा 1969 में की गई। तो आप लोग आशा करते हैं कि इसे समझे होंगे। अगर अब आपसे पूछा जाता है कि आप लोग हमें ये बताइए, मान लीजिए कि जो इधर होता है वह ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है और जो इधर है वह साउथ होता है। तो आप लोग ये हमें बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन था। तो आप लोग बताइए, हम आपके आंसर का वेट करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन था। अगर आप लोग इसका आंसर दे रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था वह था जो है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और हिंडन नदी के किनारे है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह आलमगीरपुर बनेगा। अब आप लोग बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन था। तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हो सूत का गैंडोर जो था वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था, तो आपका आंसर जो बनेगा वह
सुत का गैंडोर बनेगा। उसके बाद आप लोग बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का आपसे पूछा जाता है सबसे उत्तरी स्थल कौन था, तो आप लोग आंसर बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आप इसका आंसर दे रहे हो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो है वह मांडा था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब बताइए आप लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था, तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था। अगर आपने इसका आंसर दिया है दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका आकार कैसा था, तो आप लोगों को बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो आकार था वह त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। अगर आपसे यह पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का वर्ग क्षेत्रफल कितना था, तो लगभग 12,99,663 वर्ग किलोमीटर था। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, 12,99,663 वर्ग किलोमीटर जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल था। अब हम चलते हैं आगे, और आगे आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वप्रथम 1861 में, आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा, भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। तो आप लोगों से ये पूछा गया है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को कब पुरातत्व का जनक या सर्वेक्षक नियुक्त किया गया, तो आप लोग आंसर बताइएगा 1861। आगे देखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय वर्ष 1901 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। अगर आपसे यह पूछा जाता है आपसे पूछा जा सकता है लॉर्ड कर्जन के समय 1901 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया, तो आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जॉन मार्शल को कब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया गया, तो आपको आंसर देना है 1901 में। उसके आगे देखिएगा, उसकी आगे है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। यह भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इससे भी सिंधु घाटी सभ्यता में प्रश्न बनते हैं कि जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, वह कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग इसे बताइएगा। वह भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके आगे देखिएगा, आपसे यह बार बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता वह किस काल की सभ्यता है, जो आप लोगों को बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जिसे आप हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं वह किस काल की सभ्यता है, तो आप लोगों को आंसर बताना है कि वह आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। जिसमें आदि ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें लिपि तो मिली है लेकिन वह पढ़ी नहीं गई है, तो वह आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। आगे देखिएगा, आगे है पुरातात्विक साक्ष्यों। आप लोगों को यह भी जानना है कि ये पुरातत्व क्या होते हैं। जो जमीन के नीचे दबे हुए अवशेष होते हैं उन्हीं को पुरातत्व कहा जाता है। तो देखिएगा, पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व सिद्ध करते हैं। तो यहाँ से जो प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न बनता है और यह यूपीपीसीएस में बार बार पूछा गया है कि किस काल को हम यानी किससे सिंधु घाटी सभ्यता और आर्यों को अलग कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको देना है कि वह जो है मृतभांड के आधार पर हम सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से अलग कर सकते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपसे और सिंधु घाटी सभ्यता के से कहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग देखिएगा, आपको यहाँ पर बताना है कि काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। आप लोग इसे देखिएगा कि चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वही धूसर एवं चित्रित मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। तो आप लोगों इसे ध्यान दीजिएगा कि जो चित्रित लाल मृदभांड है वह तो हड़प्पा से सभ्यता से संबंधित है, लेकिन जो धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो है वह आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। अब हम चलते हैं आगे और आगे देखते हैं।
आगे आपसे और पूछा जा सकता है कि जो हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर, आपसे बहुत बार पूछा गया है कि हड़प्पा जो यानी सभ्यता है उसके जो प्रमुख नगर हैं वह किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, और बार बार ये प्रश्न आपके पेपर में पूछने को मिल सकता है। यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी में तो इससे बहुत ही बार आप लोग अगर अभी तक जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के पेपर हुए हैं उनको उठाकर देखिएगा, वहाँ पर आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, 1 या 2 प्रश्न। तो चलिए देखिए, जो हड़प्पा है, हड़प्पा अगर आपसे पूछा जाता है, ये सबसे खोजा गया सिंधु घाटी का स्थान है जो कि 1921 में खोजा गया है और दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया है। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, जो हड़प्पा है वह रावी नदी के किनारे है, जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु नदी के किनारे है, जो रोपण है पंजाब में पड़ता है या सतलज नदी के किनारे है, और जो कालीबंगा है जिसका अर्थ है काली चूड़ियाँ वह घग्घर नदी के किनारे पड़ता है। उसके बाद जो लोथल है वह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है जो कि गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। जो सुतका गैंडोर है वह दास नदी के किनारे है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गैंडोर है जो सिंधु बलूचिस्तान में पड़ता है। उसके बाद आप लोग देखिएगा, सुतका कोह यह सादी कौर नदी के किनारे पर स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुतका कोह यह सादी कौर नदी के किनारे है और यह कहाँ वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। उसके आगे देखिएगा, जो आलमगीरपुर है यह सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल है। आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, यह हिंडन नदी के किनारे है। उसके आगे देखिएगा, जो रंगपुर जो है वह भादर नदी के किनारे स्थित है। उसके आगे देखिएगा, जो कोटदीजी है, आप लोगों से यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि जो कोटदीजी है वह किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो आप लोग को बताना है कि जो कोटदीजी है वह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद जो कुड़ाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूपी पीसीएस का पूछा गया प्रश्न है कि जो कुड़ाल है वह किस से संबंधित है। तो वहाँ पर आपको आंसर देना था कि जो कुड़ाल है वह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और जो कुड़ाल है वह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और वर्तमान में जो ये सरस्वती नदी है यह विलुप्त हो गई है, तो आप लोग इसे भी ध्यान देते चलिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाता है चन्हू-दड़ो बहुत ही फेमस स्थल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोग बताइएगा कि जो चन्हू-दड़ो है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद देखिएगा, जो बनावली है, बनावली यहाँ से जुता हुआ खेत मिला है, जो बनावली है, तो बनावली जो है यह सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद देखिएगा, जो मांडा है, मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा जो कि चेनाब नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद देखिए कि जो भगवानपुरा है, इसको भी आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। ये ऐसे स्थल हैं जिनके नाम आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। अगर ये आपको पेपर में पूछे जाते हैं तो आप लोगों को जो माइंड है वह काम नहीं करना, वो बंद कर देता है। तो इसे आप लोग ध्यान देते चलिएगा। जो भगवानपुरा है वह सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है और यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद इंडिकेट कीजिएगा दाइमाबाद। जो दाइमाबाद है वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है और यह प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद आमरी को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये आमरी जो पड़ता है वह भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद देखिएगा, जो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी जो है वह वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है जो कि घग्घर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में आपके पेपर में कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें अंत तक और क्लास का मज़ा लेते रहें और ये आप लोग सीखते रहें कि सिंधु घाटी सभ्यता से कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और उसके बाद ये क्लास जो आपको है ये पर डे मिला करेगी, तो आप लोग इसे मिस मत कीजिए। यहाँ पर हम आपको जितना भी एग्जैक्ट आपको सिलेबस दिया गया है यूपी ट्रिपल एससी पीटी का सिलेबस वाइज हम सारे सब्जेक्ट कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं आगे और कहाँ से आपसे प्रश्न बन सकता है। तो आप लोगों से ये बार बार पूछा गया है
कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आप लोगों को वहाँ जो आंसर दे रहे थे अभी तक आप लोग, वह दे रहे थे नगरीय। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो अगर आपसे यह पूछा जाता है तो आप लोग आंसर बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो वैदिक सभ्यता थी, जो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, जो वैदिक सभ्यता थी वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। उसके आगे देखिएगा, पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो आप लोगों से यह पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानने का प्रमुख स्रोत क्या है, तो आप लोग वहाँ पर बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का जो प्रमुख स्रोत है वह है पुरातात्विक खुदाई। उसके आगे देखिएगा, उसके आगे है हड़प्पा वासियों को तांबा। आपसे यह पूछा जाता है कि हड़प्पा वासियों को किन किन धातुओं के बारे में जानकारी थी, तो आप लोगों को बताना है कि हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके आगे चलते हैं, उसके आगे देखिए, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता। आपको ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसे हम 3 कालों में बांट सकते हैं, एक परिपक्व हड़प्पा, हड़प्पा और प्रारंभिक हड़प्पा। तो यहाँ पर आपको हड़प्पा को हम 3 कालों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे जो पहला पूछा गया है वह है कि जो प्रारंभिक हड़प्पा काल है, वहाँ में जो प्रारंभिक हड़प्पा काल, हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। यह जो है वह छत्तीसगढ़ PCS का पूछा गया क्वेश्चन है कि पैर से चलित चाक का प्रयोग हड़प्पा के किस अवधि में किया जाता था। तो वहाँ पर आपको जो आंसर था वह था प्रारंभिक हड़प्पा अवधि में। उसके बाद देखिएगा, आपसे प्रश्न और बन सकता है परिपक्व हड़प्पा। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, जो प्रारंभिक हड़प्पा थी वहाँ से आपको पैर से चलित चाक का प्रयोग हुआ है, लेकिन जो परिपक्व हड़प्पा काल आ चुका है वहीं पर आपको जो चाक है अब उसको हाथ से चलाने लगी है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। तो आप लोगों को बताना है कि परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाक का प्रयोग किया जाने लगा था। तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, मूर्ति पूजा का प्रारंभ आपसे पूछा जाता है कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से हुआ। तो आप लोगों को इसका आंसर देना है पूर्व आर्य काल से माना जाता है, यानी आर्यों के पहले से ही भारत में मूर्ति पूजा के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं, वह भी सिंधु घाटी सभ्यता से। आगे चलिएगा, आगे देखते हैं, हड़प्पा संस्कृत की मुहरों। आपसे यह पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता में मुहर थी वह किस चीज़ की बनी थी। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा और वहाँ पर आंसर दीजिएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता में मुहर थी वह टेराकोटा की बनी हुई थी। तो आप लोग इसे देखिएगा, हड़प्पा संस्कृत के मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता। आपसे अगर यह पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का चित्रण नहीं मिलता है, तो आप लोग वहाँ पर इंडिकेट कीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण और भेड़ का अंकन जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पर मिलता है। उसके आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंभात की खाड़ी के निकट स्थित। तो आप लोगों को यह बताना है कि जो लोथल है वह सिंधु सभ्यता का एक पत्तन नगर यानी बंदरगाह है, जिसे आप गोदीबाड़ा भी कहते हैं, या कहाँ पर स्थित है। तो जो लोथल है वह भोगवा नदी के किनारे या खंभात की जो खाड़ी है वह निकट, खंभात की खाड़ी के निकट स्थित है। तो आप लोग अच्छा हमें ये बताइए कि मान लीजिए कि ये भारत का मैप है और यहाँ पर आप लोग ये बताइए कि यहाँ आपको कच्छ और खंभात कौन सा है। तो आप लोग इसे बताइए कि अगर आपको ऐसा मैप भारत का बनाया मिल जाता है, अगर आपसे यह पूछा जाता है कि जो खंभात और कच्छ हैं वह कहाँ कहाँ पर हैं, तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। तो आप लोग इसे बताइएगा। अगर आप जो इसका आंसर है, जो यह नीचे वाला है, यह है खंभात की खाड़ी, और जो यह बीच में स्थान है यह है कच्छ का रण। तो आप लोग आशा करते हैं कि समझे होंगे। अब हम चलते हैं आगे और आगे देखते हैं, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे स्थित। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी, यह एक नदी है, घग्घर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा, यहाँ से आपको जो मिला है कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। आपसे बार बार पूछा जाता है
कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, तो वहाँ पर आपको जो आंसर देना है वह देना है कालीबंगा। जो कालीबंगा का अर्थ होता है वह होता है काले रंग की चूड़ियाँ। चलिए आगे देखिए, आगे है गुजरात के धौलावीरा। आपको ध्यान देना है कि जो है गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। आपसे यह बार बार पूछा गया है कि 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से मिला है, तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा धौलावीरा से। जो धौलावीरा स्थित वह गुजरात में स्थित है। उसके आगे देखिए, आगे आपसे और पूछा जा सकता है हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित, आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित बनावाली से पक्की मिट्टी के बने हुई हल की आकृति मिली है। तो आप लोग इससे बताइएगा कि पक्की मिट्टी के बने हुए जो हल की आकृति है वह कहाँ से मिली है। वह मिली है बनावली, और जो बनावली स्थित है वह है हरियाणा के जो फतेहाबाद ज़िला है वहीं पर ये बनावली आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आगे और आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन, इससे आप वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। आपसे यह बार बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो महान स्नानागार है उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो आप लोगों को बताना है कि जो महान स्नानागार है उसके साक्ष्य जो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। उसके आगे चलिएगा, आपसे यह पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो आप लोगों से यह पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो आप लोगों को आंसर बताना है कि जो सिंधु सभ्यता है वह कांस्य युगीन सभ्यता है। और जो आपसे यह पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे, तो वहाँ पर आपको आंसर अपरिचित थे, तो वहाँ पर आपको आंसर देना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह लोहे से परिचित नहीं थे। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा लोहे। उसके आगे देखिएगा, आगे है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के यह हिसार जिले में पड़ता है और यह घग्गर नदी के किनारे है। और वर्तमान में जो राखीगढ़ी है वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा कि वर्तमान जो डाटा के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल वह राखीगढ़ी है। आगे चलिए, आगे है राखीगढ़ी की खोज। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि राखीगढ़ी की खोज, तो आपको बताना है 1969 में सूरजभान द्वारा जो राखीगढ़ी है उसकी खोज की गई। तो आप लोग इससे भी बताइएगा। आगे है मोहनजोदड़ो तथा चन्हूदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है, तो उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। जो मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो है वह सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, वहाँ पर स्थित। लेकिन जो सुरकोटदा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वह गुजरात में स्थित है। तो आप लोगों को यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए और यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बन सकते हैं कि कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है। उसके आगे देखिएगा, जो रंगपुर है यहाँ से आपको चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से जो रंगपुर है वह काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है और यह मादर नदी के पास में स्थित है, जो कि यह गुजरात में पड़ता है। उसके आगे देखिए कि जो रंगपुर है वह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। सौराष्ट्र क्षेत्र आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे यह पूछा जाए कि यहाँ गुजरात का मैप है और यहाँ पर जो सौराष्ट्र क्षेत्र है वह कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग बताइएगा कि ये जो पूरा क्षेत्र है जो कच्छ का रण, वहीं पर आपको यह सौराष्ट्र क्षेत्र देखने को मिल सकता है। तो आप लोग आशा करते हैं कि इसे समझे होंगे। उसके आगे चलते हैं। आगे देखिए, रंगपुर से धान के भूसी के ढेर मिले हैं। इसको तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रंगपुर से धान के भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। उसके आगे आपको दिया गया है कि रंगपुर की खुदाई वर्ष 1953-54 में ए रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा कि रंगपुर की खुदाई जो है वह ए रंगनाथ राव द्वारा 1953 से 54 के मध्य में की गई थी। यहाँ से आपके लिए एक लाजवाब प्रश्न बन सकता है। आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा कि रंगपुर से प्राग हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जहाँ से आपको प्राग हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। तो आप लोग इसको बताइएगा। रंगपुर से आपसे और पूछा जा सकता है, रंगपुर से कच्ची ईंट के दुर्ग
नालियाँ और मृत भांड मिले हैं, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। उसके आगे चलते हैं। आगे है दधेरी, आपसे इसको पूछा जा सकता है। तो आशा करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे साथ वीडियो में लगातार कंटिन्यू बने हुए हैं और उन्हें जो यह दधेरी स्थल है इसके बारे में आज से पहले जानकारी नहीं थी। तो ईमानदारी पूर्वक आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्थल के बारे में आप लोग सुना था या नहीं सुना था। आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहें और हम आपको एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और एग्जैक्ट जो यूपी ट्रिपल एस पीटी में सिलेबस दिया गया है उसी के अनुसार हम आपको पूरा सब्जेक्ट कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग देखिएगा, दधेरी एक परावर्ती पूरा स्थल है जो पंजाब क्षेत्र के लुधियाना जिले के गोविंदगढ़ के पास स्थित है। तो आप लोग इसे देखिएगा। गोविंदगढ़ तो आपसे जनरली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये लुधियाना के पास पूछा जा सकता है कि दधेरी या कहाँ है। तो आप लोग बताइएगा कि जो दधेरी है वह पंजाब क्षेत्र में लुधियाना के पास गोविंदगढ़ के पास स्थित है। तो आप लोग इसे बताइएगा। उसके आगे देखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वह उत्तर में झेलम नदी के तट, उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से लेकर दक्षिण में यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन नदी, जो हिंडन नदी तक माना जाता है। तो इसे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपको और कहाँ से प्रश्न आपके पेपर में बन सकते हैं। उसके आगे देखिएगा, अगर आपसे यह पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो वहाँ पर आपको आंसर देना है कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। तो आपसे यह बार बार पूछा गया है पेपरों में कि क्या पशुपति शिव की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी या नहीं होती थी। तो आप लोग बताइएगा कि हाँ, पशुपति शिव की जो पूजा है वह सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी। इसके बाद आगे देखिएगा, इसका प्रमाण जो है वह जो पशुपति शिव की पूजा होती थी इसका प्रमाण जो है वह मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई। तो वही योगी से आपको लोग इंडिकेट कीजिएगा। वह योगी जो थी की मूर्ति थी, आकृति वह पशुपति शिव की थी। उसके आगे देखिएगा, उस योगी के दाईं ओर बाघ, यहाँ से आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट, तो इसे आप इम्पॉर्टेंट मानिएगा कि जो योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी, दाईं ओर बाघ और हाथी और बाईं ओर गैंडा और भैंसे के चित्र अंकित हैं। तो इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानिएगा। यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न देखने को बार बार मिलता है कि जो योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी और बाईं ओर गैंडा और भैंसे का चित्रित किए गए हैं। तो आपका आंसर जो बनेगा आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपके पेपर में 100% प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। चलिए आगे देखते हैं। योगी के सिर के पास एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा उसके 3 मुख हैं। अगर आपसे यह पूछी जाए कि जो योगी सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है उसके कितने मुख हैं, तो आप लोग बताइएगा कि योगी के 3 मुख हैं। आगे चलिए, जो जॉन मार्शल महोदय हुए हैं, जॉन मार्शल महोदय ने इसे रुद्रशिव से संबंधित किया है। तो आप लोगों से यह पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में योगी की मूर्ति मिली है उसको जो रुद्रशिव से किसने संबंधित किया है। तो आप लोग बताइएगा कि जॉन मार्शल ने संबोधित किया है कि वह रुद्रशिव ही हैं। उसके आगे आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति साहिवाल जिला, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की। तो आशा करते हैं इसको हम आपको पहले ही बता चुके हैं। चलिए देखिए आगे है, वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लारकाना, यहाँ पर आप लोग फिर इंडिकेट कीजिएगा कि वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर, वहाँ पर आपको रावी नदी के बाएं तट पर था, लेकिन यहाँ पर जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया। तो आप लोग इससे भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, सर्वप्रथम मानव द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया है। यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है। उसके आगे देखिएगा,
वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया, तो आप लोग से ये पूछा गया है और बार बार पूछा भी जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कि वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में ही किया गया था। उसके आगे आपसे और पूछा जा सकता है कि जो कपास के उत्पादन होने का प्रमाण मिलता है वह कहाँ से मिलता है, तो आप लोग इसे बताइएगा। जो कपास उत्पादन का प्रमाण हमें मिलता है वह सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। चलिए देखिए अगला, आगे आपसे और क्या पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो जो वर्तमान पाकिस्तान के लारकाना ज़िले में स्थित है के उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो कपास के सूत है, कपास के सूत की प्राप्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हुई है, तो आप लोग वहाँ पर बताइएगा कि जो कपास के सूत की प्राप्ति है वह मोहनजोदड़ो से हुई है। उसके बाद आपसे और बार बार पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल यानी ककुदमान वृषभ की आकृति वाली मोहर मिली है। तो आपसे लोगों से पूछा गया है और बार बार आगे भी पूछा जाएगा कि कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहर कहाँ से मिली है। तो आप लोग बताइएगा कि कुबड़ वाले बैल की मोहर वाली आकृति जो है वह मोहनजोदड़ो से मिली है। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे सिंधु घाटी की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक सरंगी बैल, आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और उसके बाद कुबड़ वाले बैल, तो आप लोग इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मारिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में अगर पूछा जाए मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका मिलता है, तो वहाँ पर एक सरंगी बैल का मिलता है। लेकिन उसके बाद जो अंकन मिलता है वह कुबड़ वाले बैल का मिलता है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके आगे हम चलते हैं और देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंग वाले देवता का अंकन है। तो आप लोग से पूछा जाएगा जो मृण पट्टिका है वह कहाँ से मिली है, तो वह मिली है कालीबंगा से। और उस पर उसके जो एक और दोहरे सिंग वाले देवता का अंकन है, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके आगे अब हम चलते हैं और आगे देखते हैं। एक और यहाँ पर आपको दोहरे सिंग वाले देवता का अंकन है और दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। और दूसरी ओर जो दिखाया गया है मृण पट्टिका पर वह बकरी को दिखाया गया है जिसे एक पुरुष ला रहा है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके आगे देखिएगा, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। तो आप लोग इसे देखिएगा। आपसे यह पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता कैसी थी, तो वहाँ पर आपको ये बताना है कि मातृ देवी यानी मातृ प्रधान सभ्यता थी, वह सिंधु घाटी सभ्यता थी। उसके आगे चलिएगा, जो इसके बाद जो सिंधु घाटी के समानांतर 3 और सभ्यताएं थी, जिसमें थी एक मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। तो यहाँ पर आप लोग और भी इंडिकेट कीजिएगा कि सिंधु घाटी के समानांतर ही विश्व में 3 और सभ्यताएं थी, जिसमें थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि अगर आपसे यह पूछा जाता है कि जो मिस्र की सभ्यता है वह किस नदी के किनारे स्थित थी, तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि जो मिस्र की सभ्यता थी वह नील नदी के किनारे पर स्थित थी। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। तो आप लोगों से यह प्रश्न जो है वह भूगोल के सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है कि नील नदी को मिस्र का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव से यह भूभाग रेगिस्तान होता है। तो आप लोग इसे देखिएगा। उसके बाद देखिएगा जो जिसे आप सुमेरियन की सभ्यता, इसे भी मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से ही जाना जाता है, सुमेरियन की सभ्यता। तो आप लोग ये बताइए कि सुमेरियन की सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिप आविष्कारकर्ता थे। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा कि जो प्रथम लिप आविष्कारकर्ता थे वह कौन थे, वह सुमेरियन सभ्यता के लोग ही थे। उसके आगे देखिएगा, आपसे यह भी पूछा गया है सुमेरियन जो सुमेरिया है, सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिप को समानतः प्राचीन लिपि माना जाता है। तो आप लोगों से यह अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, तो आप लोग बताइएगा जो क्यूनिफॉर्म लिपि है, जो क्यूनिफॉर्म लिपि है वह सामान्यतः सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है जो सुमेरियन सभ्यता से संबंधित है। उसके आगे देखिएगा, और ये अंतिम फैक्ट है
जो आपके पेपर में बन सकता है। इसके बाद अब आपको सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पढ़ना है। अब इसके आगे जो दिया गया है आपके सिलेबस में वैदिक सभ्यता, अब हमें वैदिक सभ्यता पढ़ना है, जो हम कल की वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग इसे देखिएगा कि सिंधु घाटी यानी जो सिंधु सभ्यता की लिपि है वह कैसी लिपि है। अगर आपसे यह पूछा जाता है तो आप लोगों को आंसर देना है भाव चित्रात्मक। जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वह भाव चित्रात्मक है और यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। तो आप लोग इसे बताइएगा कि यह लिपि जो है वह दाएं से बाएं ऐसे लिखी जाती थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, जिसे आप भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ लिपि भी कहते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिख कर बताइए कि क्या ये क्लास आपको सही है। और ऐसे ही हम पर डे आपको टॉपिक वाइज क्लास करते रहें। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो ईमानदारी पूर्वक, तो आप लोग अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का ये PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।